हेलो स्टूडेंट्स, वाईफाई स्काई के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और यह सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको बताना चाहता हूँ, और यह बेसिक बात पदार्थ के विषय में है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है सबको पदार्थ माना गया है, और पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। पदार्थ जो होते हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है ठोस और दूसरा है तरल। ठोस को इंग्लिश में हम लोग सॉलिड कहते हैं और तरल को कहते हैं फ्लूइड। अब ठोस को भी आप 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहला होगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक इसी प्रकार से तरल को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कि पहला है द्रव और दूसरा है गैस। तो एक है पदार्थ का वर्गीकरण। और इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ, मैंने बताया कि पदार्थ दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती है उन्हें पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ को हमने 2 पार्ट में बांटा, पहला है ठोस और दूसरा है तरल। आप ठोस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक इसी प्रकार तरल को भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें कि एक होगा द्रव और दूसरा होगा गैस। तो ये है पदार्थ का वर्गीकरण। आप लोग 11th में तरल के विषय में पढ़ चुके होंगे, यानी कि 11th में आपने द्रव और गैस का स्टडी किया होगा। 12th में आप लोगों को ठोस के विषय में पढ़ाई करना है कि ठोस अवस्था क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिए। यह फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा कि ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में लिखना होगा, अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद हम लोग पहला में लिखेंगे कि इनके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था जो होता है, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, उसका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। दूसरा विशेषता में आप लिख सकते हैं कि ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। अब असंपीड्य का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। तो असंपीड्य का मतलब होता है कि जिसको दबाना मुश्किल हो। आप देखते हैं कि ज़्यादातर ठोस पदार्थ होते हैं उसे आप दबा नहीं सकते हैं। जैसे कि यदि आपको किसी बेंच को कहा जाए कि आप उसे दबा दीजिए तो दबाना मुश्किल होगा। आपको किसी ईंट को कहा जाए कि दबा दीजिए तो उसे भी दबाना मुश्किल होगा। हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि दबाया जा सकता है और वो ठोस भी होते हैं, लेकिन वैसे पदार्थ बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रायः लिखा गया है। जैसे कि कुछ स्पंजी बॉल होते हैं, वो भी ठोस ही हैं, लेकिन आप जब उसको दबाइएगा तो थोड़ा थोड़ा वो दबता है। तो वो सब कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है कि ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। और असंपीड्य का मतलब मैंने आपको समझाया कि असंपीड्य का मतलब होता है कि जिसे दबाना कठिन होता है। यहाँ पर तीसरा है कि इनके द्रवनांक प्रायः नियत होता है। द्रवनांक का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में बदल जाती है उसे द्रवनांक कहा जाता है। जैसे कि बर्फ ठोस अवस्था में रहता है और बर्फ को जब कुछ ताप दिया जाता है तब वह द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके लिए कुछ न कुछ एक निश्चित द्रवनांक होगा, कुछ निश्चित तापमान जब उसको मिलेगा तभी वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो पाएगा। तो मैंने आपको 3 यहाँ पर विशेषता बताया। चौथा विशेषता है कि ये आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। अब बहुत लोगों को परेशानी होगी कि आघातवर्ध का मतलब क्या होता है और तन्य का मतलब क्या होता है। तो आघातवर्ध का मतलब आप समझ लीजिए कि जिसको आप पीटिएगा तो वह पतले चादर के रूप में फैल सकता है, तो उसको हम लोग आघातवर्ध कहते हैं, यानी कि वह चोट सहने की क्षमता को अपने अंदर विद्यमान रखता है। तन्य का मतलब होता है कि खींचने वाली बात, कि आप जब ठोस को खींचिएगा तो वो बहुत अधिक तक खींचा जा सकता है। जैसे कि सोना एक ठोस है
और सोना से बहुत अधिक लंबा तार आप खींच सकते हैं। तो ये हुआ आघातवर्ध एवं तन्य का मतलब। उसके बाद यहाँ पर पांचवा है कि इनका घनत्व द्रवों तथा गैसों की तुलना में अधिक होता है। तो आपको ये पांचों विशेषता ठोस की याद रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पहला में मैंने आपको बताया कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा में बताया कि ये असंपीड्य होते हैं। तीसरा कि इसका द्रव्यमांक नियत होता है। चौथा कि ये आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। और पांचवा कि इनका घनत्व जो होता है द्रवों तथा गैसों की तुलना में अधिक होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ठोस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। इसमें कि पहला है रवेदार ठोस, और रवेदार ठोस को आप क्रिस्टलीय ठोस भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर है बेरवेदार ठोस, जिसे कि आप अक्रिस्टलीय ठोस भी कह सकते हैं और इसे इंग्लिश में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, रवेदार ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा मैं बताया बेरवेदार ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि रवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर ले। हो सकता है कि आपके बोर्ड में यह पूछ दिया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो रवेदार ठोस का डिफिनेशन आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन त्रिविमीय व्यवस्था में सजकर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करते हैं, उन्हें रवेदार ठोस कहा जाता है। तो इसको आप समझिए, एक दो बार आप इसको पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि किसी भी ठोस के अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण का मतलब कि अणु, परमाणु या आयन, तो वो जब त्रिविमीय व्यवस्था में सज जाते हैं। त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, साथ ही साथ उसमें ऊंचाई भी होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें तीनों हों उसे हम लोग त्रिविमीय व्यवस्था कहते हैं। तो यदि किसी ठोस के अणु, परमाणु और आयन त्रिविमीय व्यवस्था में सजते हैं और सजने के बाद एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करते हैं, तो उन्हें रवेदार ठोस कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रवेदार ठोस या क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में इससे सवाल पूछा जा सकता है, और इस साल तो इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रवेदार ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसमें आपको मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखा है, हीरा, साधारण नमक, बर्फ, धातुएं आदि। अब यहाँ धातु में बहुत सारे पदार्थ आ जाएंगे, जैसे कि सोना, चांदी, सोडियम, लिथियम, ये सब के सब धातु हैं। तो ये सभी जो हैं आएंगे किसके अंतर्गत, रवेदार ठोस के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है कि हीरा, साधारण नमक, बर्फ और जितनी भी धातुएं हैं सब के सब क्या होगी, रवेदार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स होंगी। अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन है कि बेरवेदार ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या आयन अनियमित रूप से सजे होते हैं, उन्हें बेरवेदार ठोस कहा जाता है। हम लोगों ने देखा था कि रवेदार ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविमीय व्यवस्था में निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में सजकर निश्चित आकृति प्रदान करते हैं, और वह ज्यामितीय आकृति होता है। लेकिन बेरवेदार ठोस इसका ठीक उल्टा है कि इसके जो कण होते हैं वो अनियमित रूप से सजे होते हैं, इसलिए इसे बेरवेदार ठोस कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि बेरवेदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या क्या हैं। तो इसके उदाहरण है ग्लास, जिससे कि कांच, ग्लास जो होता है वो कांच का ग्लास होना चाहिए, रबर, प्लास्टिक, मोम, बटर, स्टार्च आदि। तो ये सब जो हुए ये सब हुए बेरवेदार ठोस के एग्जाम्पल्स। मैंने आपको बताया ग्लास जो कि कांच का बना होना चाहिए, रबर, प्लास्टिक, मोम, बटर मतलब होता है मक्खन, और स्टार्च, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, बेरवेदार ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मैं आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि सॉलिड स्टेट में सबसे पहले पदार्थों का वर्गीकरण। तो अगर आपको याद हो गया हो तो मेरे साथ बोलिए कि पदार्थ को हमने कितने भागों में बांटा था,
तो आपको याद होगा कि पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा था, एक था ठोस और दूसरा था तरल। अब ठोस पदार्थों को हमने कितने भागों में बांटा था? तो ठोस पदार्थों को भी हमने कुल दो भागों में बांटा था, एक था क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हमने तरल को कितने भागों में बांटा था? तो आपको याद होगा कि तरल को भी हमने दो भागों में बांटा था, एक था द्रव और दूसरा था गैस। तो तरल का स्टडी हम लोग 11th में कर चुके हैं। अब हम लोगों को 12th में सिर्फ ठोस अवस्था के विषय में पढ़ना है। तो ठोस अवस्था का हमने कुछ विशेषता बताया। आप हमें बताइए कि इसका आयतन निश्चित होता है या अनिश्चित? तो आपको याद होगा कि हम लिखा था कि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अब बताइए कि ठोस संपीड्य होते हैं या असंपीड्य होते हैं? तो याद होगा आपको कि ठोस जो होता है वह संपीड्य होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि ठोस के द्रव्यमानांक प्रायः निश्चित होते हैं। तो ये भी आपको याद होगा कि ठोस के द्रव्यमानांक कैसे होते हैं? तो निश्चित होते हैं। तो ये सब ठोस की विशेषता था। उसके बाद हमने ठोस का वर्गीकरण किया। तो आप बताइए कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ाया था रवेदार ठोस, जिसे कि आप क्रिस्टलीय ठोस भी कह सकते हैं और इंग्लिश में क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं। उसके बाद हमने दूसरा नंबर में पढ़ाया था बेरवेदार ठोस, और बेरवेदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसके बाद हमने रवेदार ठोस का आपको डिफिनीशन बताया। तो रवेदार ठोस का डिफिनीशन हमने बताया था कि जिसके अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या आयन नियमित रूप से सजकर एक त्रिविमीय व्यवस्था में सजकर ज्यामितीय आकृति प्रदान करते हैं, उन्हें रवेदार कहा जाता है। और जिनके अवयवी कण अनियमित रूप से सजे होते हैं उन्हें बेरवेदार कहा जाता है। बेरवेदार का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, मोम, बटर, स्टार्च आदि। तो ये सब आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।